है। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन था डिफाइन अकाउंटिंग, डिस्कस एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। ठीक है, तो डिफाइन अकाउंटिंग है, तो सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग का डेफिनेशन लिख देंगे। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये तीन चीजें लिखना है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और शायद एंड एनालाइजिंग यहाँ पे एक छूटा हुआ। ठीक है, तो एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन मॉनेटरी टर्म्स, ये लिखना बहुत जरूरी है। मॉनेटरी टर्म्स यानी पैसे के टर्म में ही एक्सप्रेस किया जाएगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। दूसरे वर्ड्स में अगर कहें तो अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है रिकॉर्ड और रिपोर्ट करने का, क्या, इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस इन फाइनेंशियल टर्म्स, यानी कि बिजनेस का जो भी इंफॉर्मेशन होगा फाइनेंशियल टर्म्स में रिपोर्ट करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसको ब्रांचेस ऑफ दी अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, तीन टाइप्स होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, पहला अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बारे में अगर कुछ बोले तो कह सकते हैं कि ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग होता है, जिसमें क्या बोलते हैं हम लोग एक्चुअल में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं या फिर फाइनेंशियल इवेंट्स होते हैं, उन सब के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग का मेन एम ये होता है कि हम लोग कॉस्ट को मतलब जो अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर कॉस्ट खरीद के ला रहे हैं कहीं से ट्रेडिंग करने के लिए, दो पर्पस बिजनेस करता है, या तो मैन्युफैक्चर करके गुड सेल करेगा या फिर क्या ट्रेड कर सकता है, मतलब किसी और से परचेज करेगा और किसी और को आगे सेल करेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें कर सकता है। और ये कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन फोकस होता है यही होता है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स पड़ रहा है, या तो मैन्युफैक्चरिंग में हो या फिर हो सकता है ट्रेडिंग के लिए हम लोग परचेज करके ला रहे हैं, तो दोनों केसेस में इसको मिनिमाइज करना ही मैक्सिमम इसका गोल होता है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग का। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, इसको आप FCM से याद रख सकते हो, कुछ भी निमोनिक्स बना सकते हो। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, हेल्प करता है मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में। जैसे मान लो कि अगर मैनेजमेंट को टाइम पर ये चीज का पता चल जाता है कि हमारा जो अभी कॉस्टिंग है वो ज्यादा हो रहा है, सेल्स कम हो रहा है, ठीक है, तो हम मैनेजमेंट क्या कर सकता है, कॉस्ट को कम कर सकता है या फिर अदर ऐसे डिसीजन दे सकता है जो कंपनी के लिए बेटरमेंट में आगे अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर एक्सप्लेन करना होता तो आप कर देते। पहला होता है रिकॉर्डिंग, यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर बिजनेस में हुआ तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा जर्नल में। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद क्लासिफाइंग, यानी कि उसको क्लासिफाई करके हम लोग कहाँ भेजते हैं, लीजर में। लीजर में क्या होता है, अलग अलग टाइप्स का अकाउंट्स होता है, उसमें हम लोग उसको हर ट्रांजेक्शन को उसके स्पेसिफिक हेड के नीचे भेज देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब है कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग में क्या कर रहे थे, एक ही जर्नल अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे थे, और यहाँ पे उसको 10-12 अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स को भेज दे रहे थे। और समराइजिंग वाले में इन जो 10-12 अकाउंट्स हुआ, इसका एक एक सबका क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा, और उस सबको इस समराइजिंग यानी ट्रायल बैलेंस वाले फेज में लाके सबको एक साथ लिस्ट कर देंगे एक एक करके। ठीक है, रो वाइज। उसके बाद है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग मतलब कि ये जो समरी है ना, इसके बाद से हम लोग एनालाइज करते हैं इसको। और ये समराइजिंग वाले में ही ना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट वगैरह जो भी होता है वो सब बिजनेस का समरी देने के लिए हम लोग बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, एनालाइजिंग वाले पार्ट में क्या होता है, जनरली सबको एनालाइज किया जाता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकला या फिर फाइनल अकाउंट्स जो बना, इसको फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब जो बना इसको एनालाइज किया जाता है, ताकि बिजनेस कैसा चल रहा है, बिजनेस प्रॉफिटेबल है या फिर बिजनेस लॉस बना रहा है। और ये सब जनरली प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा किया जाता है, ये बात आप मेंशन कर सकते हो। लास्ट में आ जाता है कम्युनिकेटिंग, यानी कि कंप्लीट प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद। अच्छा, ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? प्लीज एनीबडी कंफर्म कीजिएगा। फुल क्लियर है। हाँ, चलिए, थैंक यू। उसके बाद है कम्युनिकेटिंग वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन्स ना एनालाइज किए या फिर जो भी अच्छा सर असल। प्रीवियस प्रीवियस ईयर का है ना क्वेश्चन का उस। हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, इसमें ये दो पार्ट ना हम बस एडिशनल इसलिए लगाए हैं ताकि ये एग्जैक्ट इन दोनों से कुछ क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इसको अगर छोड़ के जाइएगा तो हो सकता है यही वाला क्वेश्चन दाग दे एग्जाम में। ठीक है, तो इस चीज़ को नहीं छोड़ना है। हम बस इसको डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पूछ ले, एक्चुअल में हम उसका क्वेश्चन एक आगे डाले हैं, और या फिर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पूछ ले तो उसको भी आप थोड़ा बहुत मतलब अगर नोट्स में आता है तो डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद है कम्युनिकेटिंग। ठीक है, कम्युनिकेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, यूजर्स ऑफ सर अकाउंटिंग, इसका यानी नोट भेजिएगा सर। ये नोट्स हम ग्रुप में ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप है टेलीग्राम पे।
टेलीग्राम पे है। हाँ, कम्युनिकेटिंग का मतलब है ना कि जो ये रिपोर्ट बना यहाँ पे एनालाइजिंग वाले सेक्शन में हम लोग ये जो स्टेटमेंट्स बना, फाइनल अकाउंट्स बना, इसके बेसिस पे कुछ रिपोर्ट्स बनाते हैं, कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, और ये सब क्या करते हैं लास्ट में हम यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, गवर्नमेंट टैक्स अथॉरिटीज होगा, या फिर क्या बोलते हैं स्टेक होल्डर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट भी अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूजर है। तो इन सबको क्या करते हैं हम लोग, इस रिपोर्ट्स और जो भी फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट्स है उन सबको इनके सामने प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, इनके अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब डायरेक्ट ये डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में दे दे जो कि इनको समझ में ही ना आए, ठीक है। तो वो सब काम हमारा है, और इसका कुछ रिपोर्ट्स देना है जो कि ये एक्चुअल में समझ पाए, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग और डिसएडवांटेज, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग में क्या कहता है, अकाउंटिंग हेल्प्स इन असरटेनिंग प्रॉफिट और पोजीशन ऑफ ए बिजनेस, ठीक है। प्रॉफिट्स के साथ साथ और लॉस भी हो सकता है, ठीक है। जनरली हम प्रॉफिट ही ज्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद है बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एसर्टेन, यानी एसर्टेन का मतलब होता है कि पाने में, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं क्या हुआ, अच्छा जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं अनम्यूट करके बोल सकते हैं, म्यूट करने पे शायद हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इसमें पहला वाला ना, पहले में आप पी याद रख सकते हो, दो चीज। सर टेलीग्राम से कैसे जुड़ेंगे? हम लिंक सेंड कर देंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। यहाँ पे प्रॉफिट्स है, ठीक है, और पोजीशन ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट और पोजीशन, प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। और पोजीशन के लिए क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिस्कस करते हैं, मतलब ऐड कर माइनस कर लेते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट से, ठीक है। ये सब चीज बाद का बात है, आगे शायद लिखा होगा। अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और एक चीज बहुत सेकंड क्या है, पहले में प्रॉफिट पोजीशन, सेकंड में मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। कि मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, यानी कि मैनेजमेंट जो डिसीजंस लेता है उसमें ये हेल्प करता है, मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करके इसके बेसिस पे मैनेजमेंट कुछ डिसीजंस लेता है, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोवाइड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मतलब कि आप देखे हो कि हम लोग 1 तारीख का ट्रांजैक्शन, 2 तारीख का ट्रांजैक्शन, 3 तारीख का ट्रांजैक्शन, ऐसे अगर 50, 60 या फिर 500 ट्रांजैक्शन भी हो तो उन सबको रिकॉर्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि जो बिजनेस का ऑनर है उसको सब ट्रांजेक्शन्स याद करके नहीं रखना होता कि कब किसको कितना पैसा दिया और कब किससे कितना पैसा लिए, या फिर कब किससे उधार लिए, कब किसको उधार दिया। तो ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड का काम करता है, ठीक है। अगर हम हाईलाइट करें तो यहाँ पे हाईलाइटर रहेगा, हाईलाइटर नहीं, बस आपको इसमें ये वाला पार्ट आपको मेंशन करना है, मतलब इस पे ये पॉइंट आप लिख सकते हो कि प्रॉफिट एंड पोजीशन, ठीक है। सेकंड में मैनेजमेंट का हेल्प, और थर्ड में ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखता है। फोर्थ वाला कहता है, अच्छा यहाँ पे नंबरिंग देना चाहिए था, इंश्योर्स प्रूफ इन कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि जब कोर्ट में अगर मान लो कोई हमारा केस चल रहा है, ठीक है, अगर ये हमारा जो अकाउंटिंग का कंप्लीट जो हम लोग बुक्स बनाए हैं या फिर स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हैं, अगर ये सब स्टैंडर्ड्स यानी कि जो अकाउंटिंग का प्रिंसिपल्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उन सबको फॉलो करते बनाया गया है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली एज अ एविडेंस कोर्ट में अगर हमारा कोई केस चल रहा है तो हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर कोई बंदा कहता है कि हम पैसा नहीं दिए, तो अगर हम उसको अपने डेप्टर्स के अकाउंट्स में अगर उसका जो भी हम उसको पैसा दिए ट्रांजेक्शन, वो अगर हम शो कर देते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट इस चीज को वैलिड मानेगा, क्योंकि ये प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के साथ अगर उसका जो भी हम उसको उधारी दिए वो मेंशन किया हुआ है, तो ठीक है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स इंटरफॉर्म एंड इंट्राफॉर्म कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है। इंटरफॉर्म मतलब कि जैसे कि फर्म, यानी जिस बिजनेस के लिए अकाउंटिंग किया जा रहा है ना, उसी बिजनेस के किसी प्रीवियस ईयर के लिए, या फिर हो सकता है उसके प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड के लिए। जैसे हो सकता है कि अकाउंटिंग पीरियड कभी कभी 1 साल ना होके कहीं कहीं 6 महीने का भी होता हो, ठीक है, ऐसा होगा कहीं जगह। तो वहां पे उसके प्रीवियस जो भी अकाउंटिंग पीरियड था उससे कंपैरिजन करता है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल हुआ या फिर और घाटे में जा रहा है, ठीक है। इंट्रा फर्म का मतलब है कि जो अदर कंपटीशन है, जैसे मान लो जियो का अगर अकाउंटिंग किया जाता है तो जो उसके कंपटीशन में एयरटेल है, तो उनसे कंपैरिजन करते हैं कि वो लॉस बुक कर रहे हैं या फिर वो प्रॉफिट कर रहे हैं, तो हम कैसा कर पा रहे हैं, ठीक है। हमारा ग्रोथ क्या रहा बिजनेस का, उनका क्या हुआ। तो इस सब चीजों में भी अकाउंटिंग कंपैरेटिव स्टडी में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद है फैसिलिटेट्स करेक्ट पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस। तो हम जैसा कि यहाँ पे टैक्सेस का जो भी हम जीएसटी वगैरह होता है वो भी हम अकाउंटिंग में मेंशन करते हैं कि कितना परसेंट किस गुड्स पे हम टैक्स लिए, कितने पे कितना टैक्स देना है, तो ये सब चीज हम मेंशन करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमको करेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस भी इसमें कैलकुलेट होकर मिल जाएगा कि इतना टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को।
गवर्नमेंट भी इस सब चीज़ों को चेक कर लेता है अपने आप। उसके बाद ये टोटल 10 एडवांटेज है, ठीक है। उसके बाद हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल में बताएं कि वो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन का कॉस्ट जान सकते हैं, या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो खरीदने में क्या कॉस्ट पड़ा, उसको बेचने में क्या कॉस्ट पड़ेगा, ये सब चीज़ें जान सकते हैं। हेल्प्स इन रेजिंग लोन्स। जब हम लोग बिजनेस अच्छा चलने लगता है ना, तो हम चाहते हैं कि और ज्यादा 10 लाख 20 लाख मतलब बिजनेस को एक्सपेंड करें और ज्यादा लोन ले। तो उस केस में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक हो गए या फिर लोन प्रोवाइडर्स हो गए, तो वो सब क्या करते हैं, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस बना रहा है। अगर लॉस बना रहा है तो लोन नहीं मिलेगा, अगर अच्छा हुआ तो प्रॉफिटेबिलिटी अगर रहेगा तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो लोन्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमको जरूरी है कि अकाउंटिंग प्रिपेयर करें हम लोग, और बिजनेस प्रॉफिटेबल तो होना ही चाहिए। उसके बाद ऑडिटर्स गिव ऑडिट सर्टिफिकेट इफ देयर इज नो इरेगुलरिटीज। यानी कि ऑडिटर्स जो होते हैं ना, जो इस सब जो स्टेटमेंट होता है इसके बेसिस पे कुछ ऑडिट सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है। तो ऑडिट सर्टिफिकेट क्या होता है, जनरली ऑडिट सर्टिफिकेट मतलब कि ये सब कुछ जो भी स्टैंडर्ड्स है, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है या फिर अकाउंटिंग के जो जो स्टैंडर्ड्स यानी जो रूल्स हैं प्रोसीड्योर्स हैं वो सब फॉलो किया गया, तो उसको ऑडिटर्स क्या करते हैं, इसको ऑडिट सर्टिफिकेट देते हैं। इफ देयर इज नो इरेगुलरिटीज, यानी कि यहाँ पे कोई अगर गलत चीज नहीं हो रहा है या फिर सब कुछ सही है तभी ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसलिए अकाउंटिंग करना होता है प्रॉपर स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स के साथ। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड फ्रॉजरीज, यानी कि यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, फ्रॉजरी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई पैसा लिया और लेके भाग गया, ठीक है। सब कुछ रिकॉर्डेड होगा तो आज न कल हम उससे पैसा वापस ले लेंगे, ठीक है। ये अपना काम होगा। नेक्स्ट में है, ये भी 10 पॉइंट्स है, लिमिटेशंस 10 या 9 होगा पता नहीं। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग अभी तक सबको क्लियर है, मुझे भी टेलीग्राम का लिंक चाहिए, मिल जाएगा। किसी को इस सब में डाउट है, ये जो 10 पॉइंट बताए अगर ये डिटेल में कहा जाता है तो इसको एक एक को हेड बना के उसके साथ दो दो तीन तीन लाइन लिख दीजिएगा, वरना ऐसे ही डायरेक्ट पॉइंट वाइज लिख के खत्म। चलिए, अच्छा 11 मिनट में हम एक ही क्वेश्चन किया, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड्स ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी। लिमिटेशंस क्या है कि ये सिर्फ मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करता है। जैसे मान लो कोई अच्छा अगर बिजनेस के लिए जैसे हाँ एग्जांपल में एक लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट मान लो कोई अच्छा पॉलिसी बनाता है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी ऐसा आ गया जो कि बिजनेस को अफेक्ट कर गया, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन हो गया, ठीक है, तो वो बिजनेस को बैडली इन्फेक्ट, या फिर कोविड-19 हो गया, तो इस सब चीजों को हम अकाउंटिंग में मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि टर्म्स ऑफ मनी में ही हम लॉस या प्रॉफिट बता सकते हैं, एक्सपेंस लॉस यही सब, ठीक है। तो जनरली बहुत सारी चीजें इसमें मेंशन हम नहीं कर पाते हैं, तो एक्चुअल बिजनेस का जो हमारा सिनेरियो होता है वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि जो गुड्स हम परचेज करते हैं उसको उसी कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, जबकि एक्चुअल में अगर हम किसी मान लो कि जैसे हम सोने का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम सोना खरीद के बेच रहे हैं तो जिस प्राइस पे हम खरीदे वही हम उसको उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स मान लेंगे, लेकिन सोने का प्राइस क्या होता है, डेली चेंज होते रहता है, ठीक है। तो ये चेंज टाइम टू टाइम होता रहता है और उस चीज को हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते। उसके बाद है बेस्ड ऑन अ पर्सनल जजमेंट, ठीक है। तो जो ये अकाउंटेंट्स होते हैं ये हो सकता है कि अपने पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे कुछ ऐसे थ्योरीज को मान ले, मतलब जैसे अकाउंटिंग के अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो किसी और प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए किसी और ढंग से अकाउंटिंग कर दे, और जैसे डेप्रिसिएशन का मामला है, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन पर डिस्कस करना होगा। डेप्रिसिएशन के लिए ना अलग अलग फॉर्मूला है, अलग अलग क्या बोलते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल गुड रिकॉर्ड किया जाए या फिर मार्केट कॉस्ट रिकॉर्ड किया जाता है, ये सब। बस अब इतना रखो कि जो भी अकाउंटेंट हो रहा है वो अपने हो सकता है कि पर्सनल प्रिंसिपल्स को मतलब जो प्रायोरिटी दे, जो प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है उसी के बेसिस पे अकाउंटिंग कर दे, तो ये चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद है इट इज नॉट फुली एग्जैक्ट, ये कभी एग्जैक्ट नहीं होता अकाउंटिंग, ठीक है। जनरली बहुत सारे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट्स ले लेते हैं कॉस्ट का और उसी को मेंशन करते चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है नॉट अ गुड टूल फॉर मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के लिए एक अच्छा टूल नहीं है, क्योंकि ये मैनेजमेंट के प्लान्स एंड पॉलिसीज को इवेलुएट नहीं करता, ठीक है। यही एक्सक्यूज है मैनेजमेंट की तरफ से कि अगर अकाउंटिंग हमारे प्लान्स एंड पॉलिसीज को इवेलुएट कर पाता तो अच्छा होता, ठीक है। उसके बाद है कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, शायद होता है एक प्रेसिडेंस का और एक होता है ओरिजिनल कॉस्ट का, ठीक है। एक कहता है कि नहीं, एक कंसिस्टेंसी का होता है, ठीक है। तो एक कहता है कि मतलब अगर जब भी एक कहता है कि ना कॉस्ट, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स होता है एक चीज, ठीक है, और एक होता है मार्केट कॉस्ट। तो एक प्रिंसिपल कहता है कि कॉस्ट को रिकॉर्ड करो और मार्केट को भी रिकॉर्ड करो, यानी जब जैसा रिक्वायरमेंट लगे उस हिसाब से करो, ठीक है। और एक कंसिस्टेंसी वाला होता है, ठीक है, उसमें कहता है कि अगर आप कॉस्ट से रिकॉर्ड कर रहे हो तो सारे ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट अकाउंटिंग पीरियड में कॉस्ट जो
परचेज के टाइम था उसी कॉस्ट को रिकॉर्ड करो, या फिर अगर मार्केट से रिकॉर्ड करो तो मार्केट के रिकॉर्ड करो। तो ये दोनों, कोई भी आप दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ले सकते हो, उनके बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो एग्जांपल दे सकते हो, वरना ये 4 वर्ड ही काफी है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। और नेक्स्ट है मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का सिंपल सा मतलब है कि सामने से मेकअप मार के दिखा दिया जाए, यानी कि ऐसा फेवरेबल बना के दिखा दिया जाए कि बिजनेस तो बहुत प्रॉफिटेबल है, बिजनेस में कोई लॉस नहीं है, और जो भी सिर्फ अच्छा अच्छा इनकम हुआ, रेवेन्यू हुआ, वो सब दिखा दिया इस अकाउंटिंग पीरियड में, और जो भी एक्सपेंस था वो सबको दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में करके इधर उधर करके बिजनेस के लिए एक अच्छा रिपोर्ट बनाकर दे दिया गया, ठीक है। तो ये हो सकता है प्रॉब्लम, कुछ कंपनियां जानबूझ के ऐसा कर सकती है। उसके बाद है नॉट पॉसिबल टू मेंटेन सीक्रेसी, यानी कि बहुत सारे लोग अकाउंटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जर्नल बनाने में, लीजर बनाने में, तो सीक्रेसी मेंटेन कर पाना मुश्किल होता है, और ये सब कुछ मतलब इंफॉर्मेशन बिजनेस का लीक हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग इंश्योर करेंगे कि सीक्रेसी जो है वो मेंटेन हो। उसके बाद है टेंडेंसी फॉर सीक्रेट रिजर्व्स, यानी कि जो मैनेजमेंट होता है ये कभी कभी गुड्स और जो भी स्टॉक्स होता है इस सबको रिजर्व करता है, ठीक है, और उसको अकाउंटिंग में मेंशन नहीं करता, क्योंकि वो बिजनेस के वेल बीइंग के लिए आगे होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे डिसीजन होता है जो मैनेजमेंट क्या करता है, बताता नहीं है, लेकिन वो सब डिसीजंस लेता है और वो सब अकाउंटिंग में मेंशन नहीं किया जाता है, ठीक है, मतलब हाइड कर लिया जाता है अकाउंटिंग से। उसके बाद है वेरीफाइबिलिटी। तो वेरीफाइबिलिटी के लिए जो हम बताए थे ऑडिट, तो ऑडिट भी ना, ऑडिट के केस में ये है कि ऑडिट गारंटी नहीं है कि ये बिजनेस का जो भी अकाउंटिंग हुआ है ये 100% सही है, ठीक है। चलो ये खत्म हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछेंगे तो कोई बात नहीं, बस ये पॉइंट्स याद रखना है, पीडीएफ में से छाप लीजिएगा, जो लोग जीरोक्स कराने वाले वो जीरोक्स करा कर लेकर पहुंच जाइएगा, ठीक है, लास्ट मोमेंट तक रिवाइज कीजिए। डिस्कस गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग विद एग्जांपल, ठीक है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि वो है अकाउंटिंग को 3 भागों में बांटा गया था। अच्छा ये सही है ना गोल्डन रूल्स, हम शायद ये हमको लग रहा है ये क्वेश्चन आंसर पहले कंफर्म कीजिएगा कोई सही है गलत। हमेशा हम किसी का मुंह से सुने थे कि गोल्डन रूल्स इसी को बोलते हैं, ठीक है, और इसलिए हम वही उस दिन से ही मानते हैं। हेलो, एनीबॉडी प्लीज बोल के कंफर्म। हाँ इसमें होता है पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। हाँ तो इसका जो रूल होता है ना कि डेबिट द रिसीवर हाँ क्रेडिट यही द होता है। गिवर, यही होता है। चलिए थैंक यू। हम ये कभी हमको लगता है गोल्डन रूल्स पढ़े नहीं, बस कोई बोला कि इसी रूल्स जो है इसी को गोल्डन अकाउंट रूल्स बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इसलिए हम वैसे ही लिख दिया, हम अपने मन से लिख दिया। उसके बाद कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो इसमें यही कहा जाता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंटिंग का अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन का मतलब कि जो भी अकाउंट्स होता है वो अलग अलग टाइप्स का होता है, तो उसको कुछ टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो जो दो अप्रोच था, ठीक है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों अलग अलग था। तो ट्रेडिशनल वाला था उससे 3 भाग में बांटा गया था, ठीक है, PRN, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ठीक है। ये PRN इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि हम इनिशियल से याद रखते हैं, ठीक है, तो हमको वैसे ही याद रहता है, इसलिए हम भी चाहते हैं जो लोग इनिशियल से याद करते हैं वो डायरेक्ट इसी टाइम पे याद करते जाए, ठीक है। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में क्या होता है, पर्सन आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। पर्सनल में क्या आता है, वो कोई भी पर्सन आता है, बिजनेस एंटिटी आता है, ठीक है, जैसे मान लो किसी बिजनेस से हम उधार लिया, फिर किसी बिजनेस को किसी कंपनी को हम उधार दिया, तो वो सब क्या आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। और पर्सनल अकाउंट में बैंक भी आता है, ठीक है, तो बैंक थोड़ा सा याद रखना, बैंक पर्सनल अकाउंट में आता है। फिर कोई भी पर्सन, राम, सोहन, मोहन, किसी का भी अकाउंट बनेगा, कोई भी नाम जैसे ही दिखे ना तो समझ जाना वो पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट्स क्या होता है, रियल अकाउंट्स आरएनसी। RNC क्या होता है, RNC आरएन कॉलेज। RN कॉलेज हाजीपुर, चलिए बढ़िया है, थैंक यू हमारे कॉलेज को मेंशन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद रियल अकाउंट्स में क्या कहता है, अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, जैसे कि हमारा कुछ भी प्रॉपर्टी है, कोई थिंग्स है, ठीक है, तो उस सब का जो भी अकाउंट्स होता है उसको रियल अकाउंट्स बोलते हैं। और जैसे कि क्या हो सकता है, लैंड हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, कैश अकाउंट हो सकता है, और क्या हो सकता है कोई और, बिल्डिंग प्लांट। बिल्डिंग प्लांट मशीनरी जो भी होता है वो सब क्या हमारा होता है, फैक्ट्री हो गया, वो सब रियल अकाउंट्स होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल में हम लोग क्या करते हैं, वही इनकम गेन एक्सपेंस लॉस etc, ठीक है, जो हमारा फायदा हो रहा है, जो रेवेन्यू आ रहा है, तो ये सब चीज क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा, ठीक है। और रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अब यही जो इन तीनों अकाउंटिंग का जो डेबिट क्रेडिट करने का रूल है, मतलब किसको कब डेबिट करना है, कब किसको क्रेडिट करना है, तो इसी रूल को क्या कहते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ शायद अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। तो पर्सनल के लिए क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर किसी ट्रांजेक्शन में जिसको पैसा रिसीव हो रहा है, यानी जिसको पैसा ले रहा है, अगर आप कह दो कि सोहन गिव्स मनी टू रोहन, ठीक है, तो रोहन यहाँ पे रिसीवर हुआ, तो रोहन अकाउंट को डेबिट करेंगे और सोहन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये पर्सनल का रूल है, हमेशा जो रिसीवर होगा, जिसमें पैसा जा रहा है उसको करेंगे डेबिट, और जिसमें से निकल रहा है यानी जो दे रहा है पैसे उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। पहले लेने वाले को लेंगे, ठीक है, जो पैसा ले रहा है उसको करेंगे डेबिट, और फिर देने वाला जो पैसा दे रहा है उसको कर देंगे क्रेडिट।
नेक्स्ट है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो भी आ रहा है। रियल अकाउंट क्या होगा, कोई भी वस्तु होगा, फैक्ट्री होगा, कैश होगा या फिर फर्नीचर होगा। अगर फर्नीचर आ रहा है क्रेडिट करेंगे, अगर कैश आ रहा है सॉरी फर्नीचर आ रहा है डेबिट करेंगे, कैश आ रहा है डेबिट करेंगे। और क्या हो सकता है, बिल्डिंग आ रहा है, लैंड आ रहा है, कुछ भी परचेज कर रहे हैं तभी तो आ रहा है ना, परचेज कर रहे हैं या फिर कोई दे रहा है, ठीक है। किसी भी केस में अगर आ रहा है तो डेबिट करेंगे, और अगर जा रहा है मतलब क्या हो सकता है, अगर हम किसी मान लो कैश किसी को दे दिए या फिर बिल्डिंग कोई बेच दिए तो वो क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ठीक है। यह है नॉमिनल। नॉमिनल में क्या करते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि जो खर्चा हुआ या फिर घाटा हुआ उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, खर्चा घाटा डेबिट। और नेक्स्ट क्या करेंगे, जो भी फायदा हो रहा है या फिर इनकम हो रहा है, ठीक है, इनकम फायदा, इनकम या फिर प्रॉफिट फायदा जो भी होगा उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ही देखना जरूरी है, ये शायद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था विथ एग्जाम्पल, इसलिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे कंसीडर कर लिए हैं। एग्जाम्पल कहता है एक ट्रांजेक्शन हम लिए, डिपोजिटेड कैश इनटू बैंक 2000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक है बैंक अकाउंट, दूसरा है कैश अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। तो डेबिट बिकॉज इज यहाँ पे बैंक लिखना चाहिए, डेबिट बिकॉज बैंक इज रिसीविंग 2000 रुपीज। तो यहाँ पे बैंक क्या कर रहा है, 2000 रुपए रिसीव कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये। नेक्स्ट कैश क्या था, हमारा रियल अकाउंट था, ठीक है। हर ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा वाला कैश अकाउंट था और ये एक रियल अकाउंट था, और ये गोज आउट हो रहा था, यानी कैश जा रहा था, ठीक है। तो कैश क्रेडिट बिकॉज कैश इज गोइंग आउट, ठीक है। तो यहाँ 2000 रुपीज से कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि कैश के बदले सामान बेचा गया, तो 1000 रुपए में बेचा गया है, तो यहाँ पे सोल्ड गुड्स नहीं लगते हैं, गुड्स का कोई मैटर नहीं है, यहाँ पे सेल्स अकाउंट ले लेते हैं, ठीक है। तो कैश अकाउंट, यहाँ पे सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1000, तो यहाँ पे क्लियर सा बात पता चला कि 1000 रुपए बेच के सामान आ रहा है, तो कैश इज कमिंग इन, तो डेबिट कर देंगे 1000 से। सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है, एल मिसिंग है, तो यहाँ पे क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, यानी कि यहाँ पे सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1000 रुपीज क्या हो रहा है, एक इनकम आ रहा है बिजनेस के लिए, ठीक है। क्लियर है। या फिर एक और ट्रांजेक्शन के बारे में आप अगर किसी को लगता है कोई कंफ्यूजन वाला है तो बोल लीजिए खुद से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा हम लगातार बोलेंगे तो हम ज्यादा देर नहीं बोल पाएंगे, अगर आप लोग में जिसमें लगता है कि जो लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं वो एक दो क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है, तो सबके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन लीजर, डिफरेंशिएट बिटवीन जर्नल एंड लीजर, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि लीजर होता क्या है, ठीक है, और डिफरेंशिएट करना है जो जर्नल होता है और लीजर होता है उन दोनों। तो थोड़ा सा करेंगे छोटा। ए लीजर इज अ बुक ऑफ कलेक्शन, एक लीजर क्या होता है, बुक और कलेक्शन होता है। अनिकेत फोन ले जाना, तो क्या बोल रहा, ए लीजर इज अ बुक ऑफ कलेक्शन, यानी एक लीजर क्या होता है ना, उसमें बहुत सारा मतलब एक बुक जैसा होता है और कलेक्शन होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, बहुत सारा अकाउंट्स होता है, कैश अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, डेबिट और क्या क्या अकाउंट होता है, लैंड बिल्डिंग, जो भी अकाउंट्स बोले, किसी पर्सन का अकाउंट हो गया या फिर कोई सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, वो सारे अकाउंट्स का कलेक्शन है, ठीक है। एक लीजर क्या है, वो सारे अकाउंट्स का कलेक्शन है, एक बुक है जिसमें हम लोग सारा अकाउंट्स बना लेते हैं, ठीक है। ईच अकाउंट हैज ओपनिंग एंड कैरी फॉरवर्ड बैलेंस, हर अकाउंट का क्या होता है, एक ओपनिंग बैलेंस या कैरी फॉरवर्ड बैलेंस होता है। ओपनिंग मतलब कि जो उसको पिछले अकाउंटिंग पीरियड से मिला, कैरी फॉरवर्ड मतलब कि जो क्लोजिंग उसका बैलेंस था उसको नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, ठीक है। एंड वुड रिकॉर्ड एंड ट्रांजेक्शंस एज इधर अ डेबिट और क्रेडिट, और ट्रांजेक्शंस उसमें कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, या तो डेबिट के फॉर्म में या क्रेडिट के फॉर्म में, तीसरा कोई फॉर्म नहीं होता, ठीक है। इन सेपरेट कॉलम्स एंड द एंडिंग और क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, सेपरेट कॉलम्स में डेबिट एंड क्रेडिट को रिकॉर्ड करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, एंडिंग और क्लोजिंग बैलेंस को रिकॉर्ड करते हैं, उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। इट कैन लीजर अकाउंट, अच्छा इट कैन नहीं, यहाँ पे क्या लिख दिया, लीजर अकाउंट कैन इंक्लूड अकाउंट्स लाइक कैश, इन्वेंटरी, एक्सपेंसेस etc। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि लीजर में कौन कौन से अकाउंट हो सकते हैं, कोई पर्सन का भी हो सकता है, यहाँ पे मेंशन किया जाना चाहिए था, बैंक अकाउंट भी हो सकता है, तो कुछ भी आप एग्जांपल दे सकते हो अगर लीजर पूछा जाए, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लीजर, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, लीजर हम पहले डिस्कस कर चुके थे लेकिन ये डिफरेंस वाला डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेसिस, जर्नल, लीजर, तो बेसिस क्या रख रहे हैं और इसको दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, तो ये चीज देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है नेचर ऑफ अकाउंट,
नेचर ऑफ अकाउंट मतलब अकाउंट का नेचर क्या है, तो जर्नल क्या है, हमेशा प्राइमरी बुक होता है, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में सबसे पहली बार कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल में। नेक्स्ट क्या होता है, लीजर में रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसको सेकेंडरी एंट्री बोलते हैं या फिर फाइनल एंट्री। फाइनल एंट्री मतलब इसलिए बोलते हैं क्योंकि लीजर के बाद कहीं एंट्री नहीं होता, ठीक है, या फिर इसके बाद जनरली समराइज ही किया जाता है या फिर उसको एनालाइज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन का एंट्री दो ही जगह होता है, एक होता है जर्नल में जिसको प्राइमरी एंट्री बोलते हैं, और लीजर में जिसको सेकेंडरी एंट्री बोलते हैं। जो लोग माइक को ऑन किया प्लीज म्यूट कर लीजिए। चलिए, थैंक यू। और कहाँ से आवाज आ रही है? बादल म्यूट कर लीजिए। चलिए, शायद बंद हो गया। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल एनालिटिक। हेलो सर। जी सर जनरल एंट्री बता दीजिए ना, ये तो पीडीएफ हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, ये लोग एक दो बता दीजिए। ये वाला खुद से कर लीजिएगा, जर्नल वाला हम क्वेश्चन करें 8 नंबर। यस सर। बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। एक चीज हम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम अपलोड कर रहे हैं पहले टेलीग्राम पे, क्वेश्चन हम बनाए थे। ओके सर, ओके। तो इसको रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है, उसके बाद करते हैं। तो यहाँ पे पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसा लोग हैं ना जो सिर्फ यही पढ़ने आते हैं, उनको पता है कि यही वाला लिख देंगे पास हो जाएंगे, ठीक है। व्हाट्सएप पर जो पीडीएफ है यही है ना? हाँ, यही वाला है। नहीं, व्हाट्सएप पे पीडीएफ नहीं डाले, एक ब्रॉडकास्ट में हम डाल दिए, ठीक है, बाकियों में नहीं डाले। सबको अपलोड कर देंगे ये वाला। और यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल मतलब जर्नल में क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, यानी कि एक डेट के बाद दूसरा डेट, दूसरे के डेट के बाद तीसरा डेट। और इसमें क्या करते हैं, एनालिटिक्स के बेसिस पे हम लोग अलग अलग अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि हम लोग ये देखते हैं कि किस टाइप का ट्रांजेक्शन है, किस अकाउंट से रिलेटेड, ये नहीं देखते कि कब हुआ। वहां पे वैसे ऑर्डर में ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन हमारा क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया होता है कि हम लोग अकाउंट्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं ट्रांजेक्शंस को। यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहली बार हम लोग डेट के बेसिस पे, जो पहले हुआ उसको पहले, जो उसके बाद हुआ उसके बाद। फॉर्मेट क्या होता है, इसमें 5 कॉलम होता है। ये चीज होता है डेट, पर्टिकुलर, लीजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर, लीजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, 5 कॉलम्स होते हैं जर्नल में। और इसमें क्या होता है, चार चार दो दो मतलब 2 पार्ट में कॉलम होता है, ठीक है। मान लो अगर बीच से लाइन दे तो ये टी जैसा फॉर्मेट होता है, इधर 4 कॉलम और इधर 4 कॉलम, ठीक है। तो इधर वाले साइड को बोलते हैं डेबिट साइड, इधर वाले साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, इधर होगा 4, फिर इधर डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, ठीक है। ये हो गया क्रेडिट साइड के लिए, ये हो गया डेबिट साइड के लिए। क्लासिफिकेशन क्या होता है, ट्रांजैक्शन इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा विद इन इट, ठीक है। तो इसमें ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे ही हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि कब कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, और उसी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई करते चले जाते हैं, ठीक है। और उसको मतलब उसी बेसिस पे हम लोग अकाउंट्स डिसाइड करते हैं और उसी को डेबिट क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अकाउंट्स इज द बेसिस, तो यहाँ पे अकाउंट बेसिस होता है, ठीक है। और किस अकाउंट से जा रहा है, किस अकाउंट पे क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे जनरली ये वाला चीज पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। मतलब देखो, हम ये चीज बता रहा है कि ट्रांजेक्शन्स 1000 होता है, ठीक है। तो जर्नल में किस बेसिस पे हम किसी ट्रांजेक्शन को एंट्री देते हैं, पहले या आगे, और इसमें किस बेसिस पे देते हैं। तो ये दोनों बात था। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग क्या कहते हैं उसको, इसको कहते हैं जर्नलाइजिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। और इसको कहते हैं लीजर पोस्टिंग। और इसके अलावा भी बहुत 4-5 डिफरेंस होता है, आप लोग खुद से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ट्रायल बैलेंस था, ठीक है, और इसका फीचर्स था। तो ये 4th क्वेश्चन था। जो लोग बाद में डिस्कस करना चाहते हैं वो बाद में डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम जर्नल एंट्री करते हैं। थैंक यू सो मच।